हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वन नेशन एंड वन इलेक्शन, यानी कि एक राज्य में एक साथ चुनाव। जो ये टॉपिक है ये आपका यूपीएससी और आपका स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस लेक्चर में हम जो ये टॉपिक है इस टॉपिक को प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन दोनों को साथ फोकस करते हुए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी आपका एंगल इस टॉपिक से ना छूटे। तो चलिए देरी ना करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया का क्या सबसे बड़ा लोकतंत्र हमेशा चुनावी मोड में रह सकता है? क्योंकि बार बार चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव तो कभी विधानसभा के चुनाव, और अगर दोनों चुनाव नहीं है तो कभी फिर उपचुनाव, और हर एक चुनाव के साथ बार बार आचार संहिता, यानी कि बार बार प्रशासनिक ठहराव, और इसी पर्सन के साथ आपकी वन नेशन एंड वन इलेक्शन, यानी पूरे भारत में एक साथ चुनाव हो की अवधारणा जन्म लेती है। और यही आपकी वन नेशन एंड वन इलेक्शन की जो पृष्ठभूमि है वो भी है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की, यानी कि इतिहास में क्या था, तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन का जो ये विचार है ये कोई नया विचार नहीं है। भारत में ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर हम बात करें 1952 की, 1957 की, 1962 की और 1967 की, तो ये चार जो आम चुनाव थे इसमें लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। लेकिन फिर बदल क्या गया? बदला 1968 और 1969 में जो राज्य सरकारें थी वो गिर गई, जो दल बदल था वो बढ़ा, और जो चौथी लोकसभा थी वो 1970 में समय से पहले भंग हो गई। और 1971 में जब फ्रेश इलेक्शन करवाए गए तो चौथी जो लोकसभा थी हमारी, उसका कार्यकाल इमरजेंसी के कारण, यानी कि आपका आर्टिकल 352 लगा हुआ था, उसके कारण उसका जो कार्यकाल था वो 1977 तक बढ़ाया गया। और यहीं से क्या हुआ कि भारत का जो एक साथ चुनाव होते थे उसका जो चक्र था, यानी कि जो आपका समकालिक चुनाव चक्र था वो आपका टूट गया। अगर हम ये समस्या इतनी बड़ी है कि अगर हम इस समस्या को आंकड़ों से समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आदर्श आचार संहिता की। आदर्श आचार संहिता जो निर्धारित करती है कि आपका जो राजनीतिक दल है और जो निर्वाचन के प्रत्याशी हैं उनका चुनाव के दौरान कैसा उनको व्यवहार करना है, कैसा उनका आचरण रहना चाहिए, और जो हमारा अधिकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग न हो, निर्वाचन से संबंधित अपराध ना हो, कदाचार ना हो, और जो भ्रष्ट आचरण है या रिश्वतखोरी है, या मतदाताओं को जो डराया धमकाया जाता है या उन्हें लालच दिया जाता है, तो ऐसे जो है कृत्य न हो। अगर हम बात करते हैं आदर्श आचार संहिता की, तो चुनाव की जो उद्घोषणा है उससे जब तक चुनाव संपन्न होते हैं तो तब तक ये लगी रहती है, यानी कि औसतन 45 से 60 दिन तक जो आपकी आदर्श आचार संहिता है लागू रहते हैं। और हर साल तीन से चार राज्यों में चुनाव होने ही होने हैं। मतलब शासन बार बार रुकता है, क्योंकि जो आचार संहिता है, जब ये आचार संहिता लागू होती है तो उस समय जो आपका रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है वो रुक जाती है, रिसोर्सेज है उनका डाइवर्जन होता है, और आपके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी आपके डिस्टर्ब होते हैं। इसी के साथ साथ जो वेलफेयर एक्टिविटीज है उनकी उद्घोषणा पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आपकी आचार संहिता लगी रहती है तो उस समय सरकार कोई भी नए फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी सरकार जो पावर में है वो कोई नया फैसला लेगी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट चुनाव पर पड़ेगा। तो इस वजह से जो आपकी वेलफेयर एक्टिविटीज है वो भी आपकी रुक जाती है। अगर हम इकोनॉमी के रूप में इस बात की बात करें, तो 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें कुछ रिपोर्ट और न्यूज़पेपर आर्टिकल की माने तो जो अनुमानित खर्च था वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक था, और इस खर्च को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब प्रश्न यह नहीं है कि चुनाव जरूरी है या नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या बार बार चुनाव जरूरी है? बार बार चुनाव, जो ये बार बार चुनाव है, वो शासन है, जो अर्थव्यवस्था है, इसको ये कमजोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वर्तमान चुनावी प्रणाली के अनुसार सरकारों का जो ज्यादातर फोकस रहता है वो विकास कार्यों से हटकर, प्रगति के कार्यों से हटकर जो नए चुनाव है उनकी तैयारियों में ही रहता है। और जो ये पर्सन है, इसी पर्सन का उत्तर खोजने के लिए वर्ष 2023 में
भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। जो ये समिति थी, इसका कार्य था कि जो आपका वन नेशन एंड वन इलेक्शन है, इसकी जो संवैधानिक है, जो कानूनी है और जो व्यवहारिक संभावनाएं हैं, उनका अध्ययन करना, उसको तलाशना, और जो इसके इम्प्लीमेंटेशन है वो किस प्रकार किया जा सकता है, तो उसकी संभावनाओं पर भी एक गौर फरमाना। समिति ने अपना काम किया और कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। सबसे पहली सिफारिश थी कि 2 फेज इलेक्शन मॉडल। इसमें पहले चरण में जो आपकी लोकसभा है और जो सभी राज्य विधानसभाएं हैं, उनका चुनाव एक साथ कराया जाए, और दूसरे चरण के अंदर में 100 दिनों के भीतर आपके पंचायत और आपके जो नगर निकाय हैं, उनके चुनाव भी आपके संपन्न करा लिए जाए। जो दूसरी सिफारिश थी वो थी आपकी कार्यकाल की निरंतरता। यानी कि अगर कभी सरकार गिरती है, किस राज्य की सरकार गिरती है, तो चुनाव तो होगा, लेकिन जो सरकार चलेगी वो केवल शेष अवधि तक चलेगी। यानी कि अगर किसी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 2 साल बचा हुआ है, तो चुनाव 2 साल के लिए होगा। जो अगली रिकमेंडेशन थी वो थी वन टाइम ट्रांजिशन, और जो आपका इलेक्टोरल रोल है, इसको दी गई। इसमें पहली बार कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जाएगा, जिससे जो सभी चुनाव हैं वो आपके एक साथ आ सके। और जो आपका मतदाता सुधार है, उसके रूप में आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो, और जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उनके सहयोग से एक सिंगल इलेक्टोरल रोल, यानी कि एक मतदाता एक पहचान और एक मतदाता सूची, इसकी अवधारणा पर काम किया जाए, जिससे हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके लिए उचित प्रयोग उनका जो संसाधन है उनका किया जा सके, और जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको भी कम किया जा सके। अब बात कर लेते हैं संविधान की। संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो इस टॉपिक से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और जो आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 83, यानी कि आपका अनुच्छेद 83 की। इसके अनुसार जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है कि आपकी जो अवधि है उसको स्पष्ट किया जा गया है, मतलब उनका कार्यकाल कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 83(1) की, तो राज्यसभा इसके अनुसार एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होगा, और जो इसके सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, और हर 2 साल बाद 1/2 सदस्य आपके यहाँ से, सॉरी 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य यहाँ से आपके रिटायर होते रहेंगे। वहीं अगर बात करते हैं आर्टिकल 83 के 2 की, तो लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होगा, और 5 वर्ष के बाद वो खुद भंग हो जाएगी। अगर इससे पहले भंग करना हो तो भी राष्ट्रपति के द्वारा उसको भंग किया जा सकता है। और आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय, संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ा सकती है। और लेकिन जो ये बढ़ा हुआ कार्यकाल है, ये आपका आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 172 की, तो ये आपका राज्य विधानमंडल का कार्यकाल के बारे में बात करता है। इसके अनुसार जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल होगा, और आपका जो विधान परिषद है वो राज्यसभा की तरह ही एक स्थायी सदन है। यही हम बात करते हैं आर्टिकल 85 की। ये बात करता है संसद के विघटन की, और प्रेसिडेंट के पास में जो सदन को बुलाने, समाप्त करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। और इसके अनुसार जो सदन के कोई भी 2 सत्र होंगे उनके बीच में जो अंतर है वो 6 मंथ से अधिक नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 174 की, तो जो विधानसभा का विघटन है उसके बारे में बात करता है। राज्यपाल के पास में सदन को बुलाने, समाप्त करने और विधानसभा को भंग करने की आपके पास में शक्ति है। और राज्यसभा, मतलब संसद के जैसे ही जो आपकी राज्य विधान मंडल है उसके बीच में भी जो उनके बैठक होगी, उनके जो वो होंगे उसमें 6 महीने से अधिक का आपका गैप नहीं होगा। आर्टिकल 325 और 326 की बात करते हैं, तो ये आपका चुनावी प्रक्रिया में समानता के साथ में आपका जो मूल, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 325 और 326 की, तो ये आपका चुनावी प्रक्रिया में समानता के साथ वयस्क मताधिकार, यानी कि जो मूल संविधान के अंदर में 21 वर्ष एज थी वोट करने की, उसको 61 अमेंडमेंट के द्वारा 18 वर्ष किया गया, यानी कि वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। इसी के साथ साथ जो समिति गठित की गई थी उसने 2 नए अनुच्छेद प्रस्तावित किए। पहला अनुच्छेद था आपका आर्टिकल 82A, जो वन नेशन
वन इलेक्शन में जो ट्रांजिशन टाइम है यानी कि जो संक्रमण काल है, अर्थात जो सभी विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल एक साथ समाप्त होने को परिभाषित करेगा। दूसरा आपका आर्टिकल है आपका आर्टिकल 324 का ए, जो आपके जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव को जो कराने की शक्ति है वो इसके अंदर में देगा। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि यहीं से जो आपको जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, उस पर बहस शुरू हो जाती है। क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 38 है, 368 अनुच्छेद 368 है, जो संविधान संशोधन के बारे में बात करता है, उसके अनुसार जो स्थानीय निकाय हैं उनसे जुड़े अगर कोई भी संशोधन करना है, तो जो राज्य से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर कुछ संशोधन करना है, तो कम से कम जो 50% राज्य है उनकी मंजूरी आवश्यक है। क्योंकि यहीं से हमारे संविधान के अंदर में जो फेडरल बैलेंस है उसका कंसेप्ट सामने आता है। और आर्टिकल 368 के अनुसार जो संविधान के अंदर में संशोधन का आर्टिकल है, उसके अनुसार जो संविधान के अंदर संशोधन हो सकते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं? सबसे पहला होता है आपका विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत के अंदर में क्या है कि जो संसद की जो संख्या है उसका बहुमत और जितने भी वहां पे प्रेजेंट है उसका जो 2/3 है, अगर किसी जो संशोधन है उसको पारित करेगा तभी वो आपका पारित होगा। और जो विशेष बहुमत है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर में जो आपको आधे राज्य है उनका भी समर्थन इसके अंदर में होना आवश्यक है। और ये इस प्रकार के मुद्दों में किया जाता है जो राज्य जो आपके जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको आपका इफेक्ट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। और आपका अगर सामान्य बहुमत से कोई प्रस्ताव पास करना है तो उसके अंदर में कोई नए राज्यों का गठन करना है, तो इस प्रकार के कंसेप्ट आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट वाद यानी केशवानंद भारती वाद की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप संशोधन तो कीजिए संविधान में, लेकिन संशोधन में आपका जो संविधान की जो मूल आत्मा है उसको आप प्रभावित नहीं कर सकते, वो आपकी नहीं बदल सकती। तो यहीं से डिबेट शुरू हो जाती है। जो आपका वन नेशन एंड वन इलेक्शन है उसके जो समर्थक कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारा खर्च घटेगा, शासन मजबूत होगा। और वहीं जो हमारे विरोधी है वो कहते हैं कि इससे जो संघीय ढांचा है वो कमजोर होगा और आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दबेंगे। वहीं अगर हम 23वें विधि आयोग की बात करें तो जो वन नेशन एंड वन इलेक्शन है वो अपने आप में संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, ऐसा 23वें विधि आयोग ने कहा था। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन न तो कोई जादुई समाधान है और न ही लोकतंत्र का अंत। ये सिर्फ एक संवैधानिक सुधार है और इस सुधार से अगर ये सफल हो गया, इसकी सफलता में राज्यों की सहमति और जो संघीय संतुलन है और जो आपका लोकतंत्र मूल्य है उन सब पर इसकी सफलता निर्भर करेगी। तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको लगा है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो देन